नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। साथियों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम 2026 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। साथ ही हमने जीके जीएस के अति संभावित प्रश्नों को लिया है जो आपकी आगामी परीक्षा यूपी पैट, यूपी पुलिस एसआई, रेलवे, बैंक, एसएससीजीडी, यूपी टेट, अन्य सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथियों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश के किस प्राचीन स्थल से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। इससे पूछा गया कि धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस प्राचीन स्थल से प्राप्त हुए हैं। लहुरादेव, कोल्डी हवा, सराय नाहरराय या मैदा। तो इसका राइट आंसर होगा लहुरादेव। ठीक है साथियों, लहुरादेव यह उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। कहाँ पर? नगर जिले में स्थित है। ठीक है, यहाँ से लगभग 9000 से 7000 ईसा पूर्व चावल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया कि महाजनपद काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी। इसमें पूछा गया कि सूरसेन की राजधानी क्या थी। अहिंछत्र, कौशाम्बी, मथुरा या श्रावस्ती। तो इसका राइट आंसर होगा मथुरा। ठीक है, महाजनपद काल में साथियों 16 महाजनपद थे। कितने? 16 महाजनपद थे, जिनमें से 8 महाजनपद हैं ये उत्तर प्रदेश में स्थित थे। कितने? 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे। ठीक है, इसमें से ये सूरसेन जनपद है, इसकी राजधानी मथुरा थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इससे पूछा गया कि कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है। इसमें एक तरफ मकबरे दिए गए हैं और दूसरी तरफ स्थान। ठीक है, कि कौन सा मकबरा कहाँ पर स्थित है। ठीक है, इसमें पहला है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में, ये सही है। ठीक है, जो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। दूसरा है अकबर का मकबरा। अकबर का मकबरा है जो सिकंदरा आगरा के पास स्थित है। कहाँ पर? आगरा के पास स्थित है। इसमें तीसरा है एतमद दौला का मकबरा। जो एतमद दौला का मकबरा है यह आगरा में स्थित है। ठीक है, इसमें जो है बेगम समरू का चर्च है, यह लखनऊ में नहीं है। ठीक है ना, यह है सरधाना मेरठ में स्थित है। कहाँ पर है? यह सरधाना मेरठ में स्थित है, ना कि लखनऊ में। ठीक है, तो ये सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बरेली में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था। इस पूछा गया कि 1857 के विद्रोह या 1857 क्रांति के दौरान बरेली में विद्रोहियों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। खान बहादुर खान, मौलवी अहमद उल्ला, कुंवर सिंह या बेगम हजरत महल। तो इसका राइट आंसर होगा खान बहादुर खान। ठीक है, 1857 के विद्रोह के दौरान बरेली में विद्रोहियों का नेतृत्व खान बहादुर खान के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिराज ए हिंद या पूर्व का सिराज कहा जाता है। पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिराज ए हिंद या पूर्व का सिराज कहा जाता है। अलीगढ़, जौनपुर, कन्नौज या वाराणसी। तो इसका राइट आंसर होगा जौनपुर को सिराज ए हिंद या पूर्व का सिराज के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला तीनों ओर से मध्य प्रदेश राज्य से घिरा हुआ है। इस पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश राज्य से तीनों ओर से घिरा हुआ है। सोनभद्र, ललितपुर, झांसी या महोबा। तो इसका राइट आंसर होगा ललितपुर। ठीक है, ललितपुर है जो यह मध्य प्रदेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है, यह उत्तर प्रदेश का एक जिला है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। इस पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है। नीम, पीपल, अशोक या बरगद। तो इसका राइट आंसर होगा अशोक। ठीक है, अशोक है जो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प
क्या? उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है। यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस या क्रोंच। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस या क्रोंच है। यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। क्या? बारहसिंगा। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा किस जिले में स्थित है? पूछा गया कि जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो किस जिले में स्थित है? लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बहराइच या सोनभद्र? तो इसका राइट आंसर होगा लखीमपुर खीरी। ठीक है, लखीमपुर खीरी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। साथियों, लखीमपुर खीरी यह उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। कौन सा? सबसे बड़ा जिला है। यहीं पर ही दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में ओखला पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? इससे पूछा गया कि ओखला पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, सुल्तानपुर या उन्नाव? तो इसका राइट आंसर होगा गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर में ओखला पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से बुंदेलखंडी लोक नृत्य ख्याल आयोजित किया जाता है? इस पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से बुंदेलखंडी लोक नृत्य जो ख्याल आयोजित किया जाता है? ठीक है, यह कब आयोजित किया जाता है? पुत्र जन्म के अवसर पर, विवाह के अवसर पर, होली के अवसर पर या फसल कटाई के समय? ठीक है, तो यह आयोजित किया जाता है पुत्र जन्म के अवसर पर। ठीक है, पुत्र जन्म के अवसर पर ख्याल का गायन या लोक नृत्य किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है और किस जिले से बिहार में निकास करती है? इस पूछा गया कि जो गंगा नदी है उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है और यह बिहार में किस जिले से निकास करती है? ठीक है, ये बिहार में जब प्रवेश करती है तो उत्तर प्रदेश के किस जिले से यह निकलती है? सहारनपुर और बलिया, बिजनौर और बलिया, बिजनौर और गाजीपुर या मेरठ या सोनभद्र? साथियों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, तो जो गंगा नदी है उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। कहाँ से? ये बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और यह जब बिहार में प्रवेश करती है तो यह बलिया जिले से निकलती है और यह बिहार में पहुंच जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, बिजनौर और बलिया। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत केन नदी का पानी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरा जिससे उसका कुछ हिस्सा जलमग्न हो गया? इस पूछा गया कि केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत केन नदी का पानी किस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरेगा जिसका उसका कुछ हिस्सा जलमग्न हो जाएगा? साथियों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बताना कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान से केन बेतवा लिंक परियोजना का पानी निकलेगा। ठीक है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान या माधवा राष्ट्रीय उद्यान? तो इसका राइट आंसर होगा पन्ना टाइगर रिजर्व। ठीक है, जो पन्ना टाइगर रिजर्व है वहाँ से केन बेतवा लिंक परियोजना निकलेगी और उसका आधा हिस्सा जलमग्न हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर स्थित है? पूछा गया कि जो कौन सा बांध है जो उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर स्थित है? राजघाट बांध, रिहंद बांध, माता टीला बांध या ए और सी दोनों? तो इसका राइट आंसर होगा ए और सी दोनों है। ठीक है, इसमें जो राजघाट बांध है ये कहाँ पर है? ये ललितपुर में है। ठीक है, इसके बाद जो माता टीला बांध है ये झांसी में है। कहाँ पर? ये झांसी में है। ठीक है, ये दोनों बेतवा नदी पर स्थित है। कहाँ पर? ये दोनों बेतवा नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में लवणी मृदा का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? पूछा गया कि भारत के किस राज्य में लवणी मृदा का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या पंजाब? तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात।
गुजरात में लवणी मृदा का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में चर्चा में रहा शेखा झील वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। पूछा गया कि जो शेखा झील वन्यजीव अभ्यारण्य है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। अलीगढ़, मथुरा, एटा या मैनपुरी। तो इसका राइट आंसर होगा अलीगढ़। साथियों, शेखा झील को हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया। क्या रामसर साइट घोषित किया गया है। यह उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। पूछा गया कि जो किसी राज्य का राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है। अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 200 या अनुच्छेद 167। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 213 के तहत। ठीक है, किसी राज्य का राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत राज्य में अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, अध्यादेश जारी कर सकता है। यदि हम बात करें राष्ट्रपति की कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा कि जो किसी राज्य का राज्यपाल है जो अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में आरक्षित सीटों की कुल संख्या कितनी है। पूछा गया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कुल कितनी है। 84, 86, 47 या 89। तो इसका राइट आंसर होगा 86। ठीक है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या 86 है। कितनी है? 86 है। इसमें से 84 सीटें हैं जो SC कोटे को है। ठीक है, और जो बाकी 2 सीटें हैं वो SC ST कोटे को है। तो कुल मिलाकर 86 आरक्षित सीटें हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया। पूछा गया कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रदान किया गया था। 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन या 74वां संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर होगा 73वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन और उत्थान के लिए संसद को सिफारिश करने का अधिकार किसे है। पूछा गया कि किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन और उसका उत्थान मतलब उसका विघटन करने के लिए संसद की सिफारिश करने का अधिकार किसे है। राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, संबंधित राज्य की विधानसभा को या राष्ट्रपति को। तो इसका राइट आंसर होगा संबंधित राज्य की विधानसभा को। ठीक है, किसी राज्य की विधान परिषद है उसका सृजन और उसका विघटन संबंधित राज्य की विधानसभा के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में है। पूछा गया कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस भाग में और किस अनुच्छेद में है। भाग 3 अनुच्छेद 21, भाग 4 अनुच्छेद 44, भाग 5 अनुच्छेद 51A, भाग 4 अनुच्छेद 40। तो इसका राइट आंसर होगा भाग 4 अनुच्छेद 44। ठीक है, सामान्य नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 44 में किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पादन योजना के तहत हींग के लिए किस जिले को चुना गया। इस पूछा गया कि एक जिला एक उत्पादन योजना के तहत हींग को किस जिले के लिए चुना गया था। हाथरस, एटा, महोबा या कन्नौज। तो इसका राइट आंसर होगा हाथरस। ठीक है, हींग उत्पादन के लिए हाथरस जिले को चुना गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का उद्देश्य क्या है। पूछा गया कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। बेटियों को विवाह हेतु वित्तीय सहायता देना, बालिकाओं को स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए 6 चरणों में वित्तीय सहायता प्रदान करना, उच्च शिक्षा के लिए मुफ्त लैपटॉप देना,
ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देना। तो इसका राइट आंसर होगा बालिकाओं को स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए 6 चरणों में वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के कुल सकल घरेलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है। पूछा गया कि भारत के कुल सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा स्थान है। ठीक है, भारत के कुल सकल घरेलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे गरीब जिलों में शीर्ष पर है। पूछा गया कि नीति आयोग के द्वारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया गया, जिसके तहत उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे गरीब जिलों के शीर्ष पर है, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर या जौनपुर। तो इसका राइट आंसर होगा श्रावस्ती। ठीक है, श्रावस्ती है जो उत्तर प्रदेश के सबसे गरीब जिलों के शीर्ष पर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि पीएम मित्र योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किन जिलों में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जा रहा है। इसमें पूछा गया कि पीएम मित्र योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किन जिलों में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जा रहा है, लखनऊ और हरदोई, कानपुर और उन्नाव, वाराणसी और भदोई या नोएडा और गाजियाबाद। तो इसका राइट आंसर होगा लखनऊ और हरदोई जिले में। ठीक है, लखनऊ और हरदोई जिले में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। पूछा गया कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, समय की, दूरी की, प्रकाश की तीव्रता की या वेग की। तो प्रकाश वर्ष है वो दूरी की इकाई है। ठीक है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर कहते हैं और इसकी इकाई दूरी है या इसका मात्रक दूरी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। पूछा गया कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन किस अंग द्वारा होता है। पूछा गया कि मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन किस अंग के द्वारा होता है, यकृत, अग्न्याशय, पीलिया या पीयूष ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर होगा अग्न्याशय के द्वारा। ठीक है, मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन अग्न्याशय के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील विटामिन है। इस पूछा गया कि कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन के। साथियों, जल में 2 विटामिन हैं जो घुलनशील होते हैं, एक होता है विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है, ये जल में घुलनशील होते हैं। बाकी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के ये क्या है, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा कि जो विटामिन सी है ये जल में घुलनशील विटामिन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। पूछा गया कि समुद्र का जल नीला किस प्रक्रिया के कारण दिखाई देता है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का विवर्तन। तो इसका राइट आंसर होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा।